कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्रीलिम्स हुआ बढ़िया अच्छे से? चलिए ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 6 है ना, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, और अंकदायी सब्जेक्ट, क्योंकि भले ही सिलेबस देखने से आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा है, डिटेल है, गूढ़ है, गंभीर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, सिलेबस में जो पॉइंट लिखा हुआ है बहुत कंसाइज और वेल डिफाइंड है। हमको उतना ही पढ़ना है जितनी हमको जरूरत है, और अगर हम उसी हिसाब से इसमें उसी अप्रोच से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पहले कि हमको सिलेबस डिस्कशन करेंगे, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होगा, और किस अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम बेहतर तरीके से सब्जेक्ट में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस पे ही बात कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा आसान करने के लिए सब्जेक्ट को कुछ हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस को हम लोग कुछ पार्ट्स में तोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दर्शन शास्त्र में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग आसान करने के लिए कुछ भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि दर्शन क्या है, ठीक है, दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन हमको क्यों पढ़ना है, यानी कि दर्शन शास्त्र की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता दोनों सेंस में भी समझेंगे, एक तो एग्जाम में क्या उपयोगिता है आपकी, ठीक है, और दूसरा दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी उपयोगिता आपके एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन में भी है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, क्या है, क्यों पढ़ना है, और फिर आगे हम बात करेंगे हमको इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, किस अप्रोच से हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अलावा यहीं पे हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है शुरुआत में दर्शन शास्त्र के, आप लोग सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा देखना है वेद, उपनिषद, ठीक है, ब्रह्म, आत्मा, ऋत और गीता दर्शन। इसको हम मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन पार्ट ही के रूप में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे कॉन्सेप्ट आपको शुरू में देखने हैं फिलोसफी को शुरू करने से पहले। इसके बाद हम कोर टॉपिक की तरफ आएंगे। कोर टॉपिक में पहले हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की, ठीक है। तो सिलेबस में भारतीय दर्शन के अंतर्गत इंडियन फिलोसफी, ठीक है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत बेसिकली आपको 9 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत 9 टॉपिक्स आपको देखने हैं। इसके अंतर्गत एक तो है आपका चारवाक, ठीक है, चारवाक दर्शन। इसके अलावा जैन दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, ठीक है, चारवाक, जैन, बौद्ध। इसके बाद आपको देखना है षड दर्शन। षड दर्शन आप परिचित होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, ठीक है, वैशेषिक और वेदांत, ठीक है। तो ये षट दर्शन, कुल मिला के 9 दर्शन हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है, भारतीय दर्शन के अंतर्गत, इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत। और देखिए हम लोग इसको किस तरीके से तोड़ रहे हैं, आसान कर रहे हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम, दूसरे चरण में हम भारतीय दर्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर भारतीय दर्शन के पश्चात कुछ महापुरुषों की कुछ महापुरुषों के बारे में, कुछ महापुरुषों का विचार हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम लोग अपना तीसरा पार्ट बना लेंगे। कुछ प्रमुख महापुरुषों के विचार, समाज सुधारकों के, महापुरुषों के, विचारकों के विचार हमको यहाँ पे देखने हैं, जिसके अंतर्गत ठीक है, जैसे कि गुरु नानक, ठीक है, गुरु घासीदास,
सिलेबस तो पढ़ा है ना आप लोगों ने एक बार, सिलेबस रिकॉल कर पा रहे हैं साथ साथ? ठीक है, गुरु नानक, गुरु घासीदास, है ना। इसके अलावा कुछ और विचारक हैं, जैसे कि गांधी जी को देखना है यहाँ पे हमको, अंबेडकर जी को देखना है यहाँ पे, महर्षि अरविंद की फिलॉसफी है। ठीक है, तो गुरु नानक, गुरु घासीदास, गांधी जी, अंबेडकर, अरविंद, ठीक है। इसके अलावा विवेकानंद जी की फिलॉसफी है। तो ऐसे जो सामाजिक, ठीक है, नैतिक जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको हम पार्ट 3 में, चरण 3 में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात चौथे स्टेज में, चौथे चरण में, ठीक है, ये 3 चरण हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हमने देख लिया भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, ठीक है, चिंतक, विचारक, उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी की, ठीक है, पाश्चात्य दर्शन की। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हमको कुछ टॉपिक देखने हैं, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले ग्रीक फिलॉसफी। ग्रीक फिलॉसफी में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इसको ग्रीक त्रिरत्न माना गया है। ठीक है, ग्रीक दर्शन के 3 रत्न, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में, मतलब सीजेपीएससी मेंस के सिलेबस में सुकरात जी नहीं है। ठीक है, तो सीधे प्लेटो और अरस्तु पे बात होगी ग्रीक दर्शन में। सबसे पहले ग्रीक दर्शन से शुरुआत करेंगे। एंशिएंट फिलॉसफी है ग्रीक फिलॉसफी, ठीक है, विश्व की बहुत प्राचीनतम फिलॉसफी में से एक ग्रीक फिलॉसफी है। तो ग्रीक फिलॉसफी के अंतर्गत हमको ये जो त्रिरत्न है, इसमें से सुकरात सिलेबस में नहीं है। इस पर से कुछ याद आ रहा है? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 नाम आपने पढ़ा होगा, बस वही इसमें है, बस यहाँ पे नाम बदल गया है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे हम अगर यूपीएससी के सिलेबस की बात कर दें, ठीक है, आप में से कुछ लोग यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, अगर आप लोगों में से कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में फिलॉसफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तो वहां पे आपको तीनों ही पढ़ना है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। लेकिन प्लेटो और अरस्तु के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे भी प्लेटो है, वहां पे भी प्लेटो है, बट दोनों जगह पे अंतर क्या है? यहाँ पे हमको कुछ खास चीज ही पढ़ना है प्लेटो का, अरस्तु का केवल कारणता सिद्धांत ही पढ़ना है। वहां पे हो सकता है कि क्या हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, हैवी हो जाए। ठीक है, तो प्लेटो, अरस्तु। इसके अलावा हमको देखना है डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, फिर आपका लॉक, बर्कले, ह्यूम। सिलेबस देखते चलिए, आप लोग साथ में रखे हैं तो, है ना। कुल मिला के 46 टॉपिक हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जी, कुल मिला के 46 टॉपिक्स हैं टोटल यहाँ पे, है ना। तो उसको इसी तरीके से हम लोग 5 पार्ट में तोड़ के पढ़ने जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि लकड़ी को एक एक करके तोड़ना आसान होता है, हमेशा उदाहरण में देता हूँ, है ना, और गट्ठर में आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहानी सबने पढ़ी है बचपन से, तो इसी अप्रोच से फिलॉसफी में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके सिस्टमैटिक अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फिर डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम। इसके बाद हम देखेंगे कांट की फिलॉसफी। ठीक है, इसके बाद कुछ और फिलॉसफर है, आपका एयर है, जॉन डीवी है, सार्त्र है। ठीक है, ऐसे कुछ और बात के फिलॉसफर। कुल मिलाकर वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चरण 4 में। ठीक है, इसके बाद फिर जो हमारा 5वां पार्ट होगा, चौथा, पांचवा है ना, तो जो 5वां पार्ट होगा हमारा, इसमें जो चीजें बच गई अब आखिरी की, जिसमें बेसिकली इसको भी 2 पार्ट में देखा जा सकता है। एक है आपका धर्म दर्शन। धर्म दर्शन यूपीएससी के सिलेबस में पूरा एक सेगमेंट होता है धर्म दर्शन। ठीक है, और इसके अलावा एक बच गया आपका नीति शास्त्र, जिसको एथिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये भी जो है नीति शास्त्र, ये भी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, पेपर नंबर 4, जिसको एथिक्स बोलते हैं, है ना।
उसका थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ पे हमको देखना है नीति शास्त्र का, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो धर्म दर्शन के अंतर्गत देखेंगे धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति, ठीक है, और आदि कॉन्सेप्ट, धर्म से रिलेटेड सारी अवधारणाओं को यहाँ पे समझेंगे। और नीति शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, भ्रष्टाचार, आचरण संहिता, ठीक है, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, लोक सेवक को, ठीक है, किन किन बातों का कोड ऑफ कंडक्ट ध्यान में रखना चाहिए, उन सारी बातों को नीति शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे। तो ये तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ में सिलेबस को अभी डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है अप्रोच। फिलोसफी को शुरू करने से पहले आज एकदम घबराइए मत, कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लेने जा रहे हैं। ठीक है, आज केवल सिलेबस डिस्कशन और पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, तरीका क्या होगा, इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें अप्रोच क्या रखा जाए। देखिए, फिलोसफी जो सब्जेक्ट है ना, इसका नेचर ऐसा है कि इतना डीप है, मतलब एक एक व्यक्ति जो हमने केवल नाम लिख दिया, डेकार्ट, स्पिनोजा, इनका पूरा जीवन खप गया अपनी फिलोसफी देने में। इनके पूरे जीवन के निचोड़ को पढ़ना है, आप समझ रहे हैं, मतलब इनके एक एक जो नाम लिखे हुए, इस पे कई कई किताबें लिखी गई है, उसमें से हमको कंसाइज करके केवल उस पार्ट को देखना है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ना। और यहाँ पे जो थोड़ी गलती करेगा या चूक करेगा, वो इस सब्जेक्ट में क्या होगा, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भटक जाएगा। देखिए क्यों, जैसे मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, और नदी में आपको तैर के इस नदी को पार करना है। ठीक है, तो आप नदी को जब तैर के पार करेंगे तो यहाँ पे अपना ये स्किल नहीं दिखाएंगे कि थोड़ा सा मैं नीचे चले जाता हूँ और गहराई में जाके तैरता हूँ फिर ऊपर आता हूँ। अगर आप किस तरीके का अप्रोच अपनाने लगे, क्योंकि फिलोसफी में हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही अप्रोच अपनाना है, हमको इसको तैर के पार करना है, कि इसमें डूबना है, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत गूढ़ है, बहुत गंभीर है, वहां पे अटक के बहुत डीप में चले गए तो ये मतलब बहुत गहराई है। ठीक है, एक एक दर्शन, जैन दर्शन में इतने बड़े बड़े जैन योगी बन जाते हैं, बौद्ध दार्शनिक बन जाते हैं, बौद्ध वो केवल जीवन भर बौद्ध ही पढ़ते रहते हैं और अंत तक फिर वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते जहां तक गौतम बुद्ध पहुंचे थे, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इतनी गहराई है सब्जेक्ट में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो चीजें क्लियरली आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है वहां से आपको चीजों को पिक करना है और उन पे फोकस करना है। ठीक है, समय कम है प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए, तो अननेसेसरी बहुत डीप में गए, क्योंकि जैसे धर्म दर्शन, अब मान लीजिए धर्म दर्शन पे हम शुरू करते हैं। अब धर्म क्या है मान लीजिए लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, कितने नंबर का आएगा, बेसिकली 2 नंबर या 4 नंबर, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं लिखने के लिए। लेकिन अकेले धर्म का कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कई किताबें लिख दी जाएंगी। समझ रहे हैं मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये तीनों चीजें क्लियर रखनी है सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो अननेसेसरी बहुत डीप में नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में आपका बैलेंस, आप सारे सब्जेक्ट के बीच में यदि ठीक से संतुलन बना के पढ़ेंगे तो बेहतर हो पाएगा मेंस में। ठीक है, बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। क्लियर है सभी को? चलिए, जैसे धर्म की बात कर लें, जैसे धर्म क्या है, सामान्यतः, सामान्यतः देखिए आपने, अच्छा अभी आप लोग सारे लोग फर्स्ट टाइम ये पढ़ने जा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। तो धरति धार्यति वा लोकम इति धर्म, अर्थात जो लोक जीवन में धारण करने योग्य है वही क्या है, धर्म है। आमतौर पे जैसे हम धर्म कह देते हैं तो धर्म से मतलब हम सामान्य लोग धर्म का क्या मतलब निकालते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म का बाह्य स्वरूप है। धर्म का एक्चुअल जो मतलब है, ठीक है, जैसे मनुस्मृति में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है, बहुत ही सुंदर 10 उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया मुख्य रूप से मनुस्मृति में, जिसमें कहा गया है धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्याम सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्त्रेय, ठीक है, धृति क्षमा दमोस्तयम, शौचम मतलब शुद्धता रखना, पवित्रता रखना, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्याम सत्यम अक्रोधो, धीर मतलब बुद्धि, विद्या सत्य, अक्रोध, ठीक है, 10 धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण है। इसमें कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब करने की जरूरत नहीं है। धर्म का एक्चुअल मीनिंग ये है जो उसका आंतरिक पक्ष है, ठीक है। और धर्म जो आप लोग हिंदू, मुसलमान इस तरीके से जो धर्म को डिफाइन कर देते हैं, ये इसमें धर्म का बाह्य स्वरूप है, एक पवित्र पुस्तक हो, एक विचारधारा हो, एक उनकी पद्धति हो, कार्य पद्धति हो, कुछ पवित्र स्थान हो, कुछ पवित्र सिंबल हो,
ये सब बाह्य स्वरूप है। अगर आंतरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी धर्मों के मूल में यही बात नहीं थे, सभी धर्मों के मूल में, है ना, अंततः दया, करुणा, प्रेम, ममता, ये तो सभी धर्म सिखाते हैं और यही धर्म का आंतरिक पक्ष है। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो धर्म का बाह्य स्वरूप बिखर जाता है, धर्म का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, वो सब बिखरता है और जो आंतरिक भाव है धर्म का वो जागृत होता है। तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने का लाभ है। अब चीजों को समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, विवरणात्मक, ठीक है, ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में तार्किक तरीके से, एनालिटिकल अप्रोच के साथ देख पाते हैं। ये फिलॉसफी का फायदा है, ठीक है। और ये फायदा आपको केवल सब्जेक्ट पढ़ने के एस्पेक्ट में नहीं है, बल्कि आपको जीवन में भी है। जीवन में जहां भी आपको डिसीजन मेकिंग करना हो, हम सब क्या हैं, हाँ, हम सब अपने जितने भी डिसीजन हैं उनकी प्रतिकृति है अंततः, ठीक है। आप जो कुछ भी हो अपने पुराने डिसीजन के कारण हो, आगे आप जीवन में जो भी होगे वो अपने डिसीजन के कारण ही होगे। तो डिसीजन लेना, ठीक है, एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए जिस अप्रोच को अपनाया जाए उसमें फिलॉसफी आपकी मदद करता है। ये इसका दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा लाभ है, ठीक है। इसके अलावा फिलॉसफी जो है, जैसे योग दर्शन आप सीधा आपके दैनिक जीवन से जुड़ जाता है। अब तो ये निर्विवादित रूप से एकदम बोला जाए तो, ठीक है, निर्विवादित रूप से बिल्कुल अब ये तो डिफाइन भी हो चुका है, ठीक है, सत्य सिद्ध भी हो चुका है कि योग का बहुत फायदा है। बाकी फिलॉसफी का भी फायदा है, पर उस अप्रोच पे जाके अभी शोध और उसकी कमी है, ठीक है। लेकिन योग दर्शन तो आप सभी एग्री करेंगे, है ना, सामाजिक, ठीक है, हर प्रकार के क्षेत्र में योग दर्शन का क्या है, आपको लाभ है। बेसिकली शारीरिक क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी प्रकार से सभी दर्शन के बारे में हम डीप में, डिटेल में जाके एनालिटिकल अप्रोच से जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है, उस लेवल तक जाके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा पहला सेगमेंट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, दर्शन शास्त्र क्या है, क्यों है, उपयोगिता क्या है और कैसे सब्जेक्ट को हम डील करेंगे। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डील करेंगे ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए हम शुरुआत यहीं से करने जाएंगे, ठीक है, करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है, ठीक है, दर्शन शास्त्र क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। अब देखिए दर्शन शास्त्र क्या है, अगर साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो जीवन और जगत से जुड़ी, ठीक है, जीवन और जगत को कह दीजिए, ठीक है, जीवन और जगत को संपूर्णता में, समग्रता में, ठीक है, ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में समझने का तार्किक, विश्लेषणात्मक, निश्चयात्मक, ठीक है, जितने भी हमारे अप्रोच हो सकते हैं जीवन और जगत को लेके, ठीक है, उसको हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में किस प्रकार से समझें, यही दर्शन है। अगर मूल रूप से समझे तो यही दर्शन है। दर्शन में हमको जीवन और जगत के बारे में हमेशा घूम फिर के बातें आ जाएंगी, जीवन और जगत के बारे में। आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, यहीं पे सार आ जाएगा। अभी लिखिए मत आराम से, अभी केवल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ब्रीफ, सतही चल रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा हाँ, एक और बता दूं मैं, हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले मैं इलैबोरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा चीजों को, ठीक है, उसको आपको समझना है। उसके बाद फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, उसको लिखाऊंगा भी, ठीक है, उसको आपको लिखना है। फिर आपका जो अप्रोच रहेगा, यहाँ पे एक बार समझे, एक बार लिखे, घर जाने के बाद उसको पुनः आपको लिख कर देखना है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको याद करने का भी प्रयास करना है। इसमें इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि कुछ कठिन शब्द आएंगे और उसका आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक है, आपकी लेखन शैली में सुधार आएगी उससे, अगर ठीक तरीके से समझेंगे तो। हैवी शब्द रहेंगे, तत्समिक शब्दों का ज्यादा प्रयोग होगा दर्शन में, ठीक है, खास करके इंडियन फिलोसफी में संस्कृत निष्ठ शब्द रहेंगे, उनको अडॉप्ट करने का प्रयास करना है। हर सब्जेक्ट का एक डिमांड होता है कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, उसकी भाषा शैली होती है हर सब्जेक्ट की। तो दर्शन शास्त्र की जो भाषा शैली है वो थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे। तत्समिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। वैसे घबराना नहीं है, हमेशा आसान शब्दों में ही उत्तर लिखना है,
ठीक है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप इकोनॉमी मान लीजिए लिख रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी के टर्म आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? सब मानते हैं ना, आने चाहिए उसमें इकोनॉमी के टर्म। वैसे ही इसकी भी अपनी वोकैब है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान में लेके आपको चलना है, ठीक है। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, शुरू से इंपॉर्टेंट है ना। तो दर्शन शास्त्र जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने का प्रयास है, ठीक है, विश्लेषणात्मक तरीके से, ठीक है, संपूर्णता में समझने का, तार्किक तरीके से, ठीक है, तो समझने का क्या है, प्रयास है। अब अगर दर्शन शब्द को देखें, ठीक है, तो ये शब्द बनता है दृश्य धातु से, ठीक है, और दृश्य का मतलब होता है क्या, देखना, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। अब जब हम बात करते हैं देखने की, तो इसमें तीन बातें उभर कर सामने आती हैं, ठीक है, तीन बातें उभर कर सामने आती है। पहली तो ये कि किसको देखें, क्या देखें, किसको देखें, कैसे देखें, और अप्रोच क्या हो देखने के लिए, है ना। क्या देखना है, किसको देखना है और कैसे देखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, ठीक है। तो जीवन और जगत को, ठीक है, उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास क्या है, दर्शन है। अब जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने के लिए, ठीक है, देखने की प्रक्रिया, दृश्य की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। अब दृश्य की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है, तो आमतौर पे सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अपने नेत्रों से, खुली आंखों से किसको देखता है, जीवन और जगत को देखता है। क्यों देखता है, किस लिए देखता है, एनीवन? जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और भौतिक उपभोग के लिए समझ लीजिए, है ना। जैसे आप सभी के पास आंख है, कान है, नाक है, ठीक है, सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति के साथ क्या घटित होता है, आंख चाहेगी कि उसको अच्छा अच्छा दृश्य दिखाई देता रहे, कान चाहेगा कि उसको बढ़िया बढ़िया मधुर संगीत सुनाई दे, है ना, जीभ तो बोलेगी कि बढ़िया बढ़िया टेस्ट कराओ, ठीक है, उसको नए नए टेस्ट चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए बढ़िया, ठीक है। तो ये तो सामान्य जीवन है, सबके साथ घटित होता है, ठीक है। तो ये सामान्य रूप से आंख के द्वारा, ठीक है, भौतिक जगत को, ठीक है, भौतिक जगत को समग्रता में, ठीक है, उपभोग की दृष्टि से, या इसको कह दीजिए आप भोगार्थ, देखना, ये दर्शन नहीं है, ठीक है। सामान्य नेत्रों से भौतिक जगत को उपभोग की दृष्टि से, भोगार्थ देखना, ये देखने का अर्थ, दर्शन का अर्थ जो देखना निकल रहा है उसका अर्थ ये नहीं है, ठीक है। दर्शन का अर्थ सामान्य नेत्रों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की निगाहों से, अंतरात्मा के नेत्रों से। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ठीक है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, हमेशा आप दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, दर्शन करने जा रहा हूं, तो क्या करते हैं, वहां जाके आंख बंद कर लेते हैं। क्यों, देखने ही तो गए हैं, आंख खोल के देख लीजिए सामने क्या क्या है, ठीक है, पर उसके बाद वहां जाके आप क्या करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, और जो छवि आपने देखी, या जो आप और उससे बड़ा अगर सोचते हैं, जो भी छवि आप जिसके बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको आप अपने अंतरात्मा की निगाहों से देखने का प्रयास करते हैं, तब आप कहते हैं कि दर्शन करने जा रहे हो। सभी जगह दर्शन शब्द का थोड़ी प्रयोग करते हैं, हाँ, आप कुछ चीजों को देखने जाते हैं, कुछ का दर्शन करने जाते हैं, तो ये है दर्शन का अर्थ, ठीक है, अंतरात्मा के नेत्रों से। किसको, केवल इस भौतिक जगत को नहीं, लौकिक अलौकिक परम सत्य को, परम तत्व को, और परम तत्व सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक विषय भी, ठीक है, परम सत्य को अंतरात्मा की निगाहों से, परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी जिसको कहा गया है, अंतिम सत्य, परम सत्य, अनेक नाम है, कोई परम पिता कहेगा, कोई परमेश्वर कहेगा, जिस नाम से भी आप चाहे पुकारे उसको, ठीक है, उस अंतिम सत्य को अंतरात्मा के नेत्रों से, अंतिम सत्य को, क्यों, भोगार्थ नहीं, मोक्षार्थ, क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो मोक्ष की बात करता है, इसका कोई एक लक्ष्य है, कोई गोल है। पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, मानसिक व्यायाम की तरह है, लेकिन भारतीय दर्शन में क्या है, एक गोल है, एक लक्ष्य है,
है ना। तो भोगार्थ नहीं बल्कि कैसा, मोक्षार्थ देखने का प्रयास करना, ये क्या है, दर्शन है। अर्थात देखिए, अंतरात्मा के नेत्रों से, ठीक है, परम सत्य को, मोक्षार्थ देखने का प्रयास करना, ये भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से क्या है, दर्शन है। ठीक है, तो एक जो पहला पॉइंट हमने सामान्य तरीके से समझा कि तार्किक, समीक्षात्मक, मूल्यात्मक, विश्लेषणात्मक आदि तरीके से जीवन और जगत को संपूर्णता में समझने का प्रयास करना क्या है, दर्शन है। दूसरा हमने देखा कि भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन क्या है, तो ये आपने समझा कॉन्सेप्ट कि परम सत्य को अंतरात्मा की निगाहों से, परम सत्य को अंतरात्मा के नेत्रों से, परम सत्य को मोक्षार्थ देखना क्या है, दर्शन है। न कि सामान्य नेत्रों से भौतिक जगत को भोगार्थ देखना। ठीक है, सामान्य नेत्रों से भौतिक जगत को भोगार्थ देखना नहीं, अपितु अंतरात्मा के नेत्रों से परम सत्य को मोक्षार्थ देखने का प्रयास करना क्या है, दर्शन है। ठीक है, ये तो हो गया भारतीय शब्द दर्शन शास्त्र का अर्थ। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। और फिलॉसफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। आप लोगों को पता होगा, है ना, बेसिक है। तो फिलॉस और सोफिया, तो फिलॉस का मतलब क्या होता है और सोफिया का मतलब ज्ञान, और फिलॉस का मतलब प्रेम। ठीक है, फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो फिलॉसफी शब्द जो बन जाता है वो बन जाता है ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विस्डम। ठीक है, फिलॉसफी शब्द जो है ये बना है आपका फिलॉस और सोफिया, है ना। सोफिया का मतलब है ज्ञान और फिलॉस का मतलब है प्रेम, अनुराग, है ना। तो कुल मिला के फिलॉसफी शब्द जो मीनिंग देगा वो देगा ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, लव ऑफ विस्डम, है ना, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो एक बात तो तय है कि फिलॉसफी पढ़ेंगे तो ज्ञान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, फिलॉसफी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी विषयों की, सारे सब्जेक्ट की जननी है ये। जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं था तो फिलॉसफी था, और आगे जाके जहां पे सब सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं तो वहां पे फिर केवल जो बच जाता है वो सब्जेक्ट है फिलॉसफी। आपको डिग्री कौन से मिलती है, हायर लेवल की? हाँ, सभी डिग्री, जितनी भी डिग्रियां लेंगे उनके साथ फिलॉसफी जुड़ जाएगा आखिरी में जाके। गौर कीजिए, आखिरी में जाके सभी डिग्रियों के साथ क्या जुड़ जाएगा, फिलॉसफी जुड़ जाएगा। जहां तक दिमाग चल रहा है वहां तक दुनिया भर के सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अंततः जाके फिर से फिलॉसफी में ही आना पड़ेगा, और शुरुआत भी कहां से हुई है, फिलॉसफी से ही हुई है। तो सभी सब्जेक्ट की जननी है ये। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा तार्किक अप्रोच चाहिए, विश्लेषणात्मक क्षमता चाहिए। प्लेटो एक फिलोसफर हुए हैं ग्रीक फिलोसफी में, है ना। तो प्लेटो अकेडमी नाम की संस्था की स्थापना किए थे, और अपने अकेडमी नाम की संस्था के मेन गेट पे, दीवार पे सामने उन्होंने लिख दिया था, जिस व्यक्ति को गणित नहीं आता उसे मेरी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिख दिया था उन्होंने? क्योंकि दर्शन में बहुत सारे अमूर्त विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। अमूर्त विषय मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमने सिंबल बना दिया समझने के लिए, बट बेसिकली क्या है, अमूर्त ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और उन पे हमको सोचना होता है। तो फिलॉसफी में भी ऐसी लोक जीवन में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है लौकिक जगत में, वो तो ठीक है, बट जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है उनके बारे में भी आपको सोचना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, लौकिक और अलौकिक दोनों जगत की यहाँ पे बात होने वाली है। ठीक है, इसीलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा गूढ़ हो जाता है, गंभीर हो जाता है। पर हमको गूढ़ और गंभीरता में, हमने उदाहरण लिया था तैरने वाला, उतना ही उतरना है जितना काम की चीजें हैं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ लोग फिलोसफिकल मूड में जब आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो बहुत गहराई वाले प्रश्न मन में उठते हैं, स्वाभाविक है। ठीक है, बट अभी क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोच को क्या रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड रखना है।
ठीक है, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रखना है ताकि बहुत बड़ा सिलेबस, इसलिए मैंने पहले सिलेबस आपको बताया कि कितना पढ़ना है हमको, है ना। तो इस पूरे सिलेबस को पहले तो हमको ये है कि कमांड हो, और कुछ नहीं करना है एग्जाम के हिसाब से। आपको हर एक टॉपिक अगर आपने 2-2 पेज में भी ठीक से तैयार कर लिया, एसेंस निकाल के हमको पढ़ना है, ठीक है, एसेंस, सार। अगर सार हमने समझ लिया सारे दर्शन का, तो उतने से हमारा काम हो जाएगा। आपको कोई भी अतिरिक्त किताब लेने की जरूरत नहीं है फिलोसफी के लिए, कोई भी अतिरिक्त मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है फिलोसफी के लिए। जितना यहाँ पे करा दिया जाएगा उसको ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें मैनेज हो जाएंगी फिलोसफी की, ठीक है। तो शुरुआत हमने जो की थी इंट्रोडक्शन में, दर्शन शास्त्र क्या है, आपको क्लियर हुआ दर्शन शास्त्र क्या है? किसी को डाउट? दर्शन शास्त्र अभी लिखेंगे आराम से, अभी मैंने केवल समझा दिया है, इलैबोरेट कर दिया है, उसको हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच से लिखते भी चलेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है, कि एग्जाम में क्या लिखना है आ गया तो उसमें आप लोग थोड़े से अपने आउटपुट डाल सकते हैं और अपनी समझ शक्ति के आधार पे, ठीक है। पर बेसिक बातों को हम सारे टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा हम लिखते भी चलेंगे कि मूल बातें क्या है जो आनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है जीवन में, है ना। अभी हमने थोड़ी सी बात भी की इस पर, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे कि ठीक है एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो तो है ही, ठीक है, एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है। लेकिन इसके अलावा ये सब्जेक्ट ऐसे है जो आपके आम जीवन से जुड़ता है, सभी व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़ता है। जैसे हमने डिसीजन मेकिंग की बात की, आप आगे चल के प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तब भी आपको लगातार डिसीजन मेकिंग करना है, निर्णय लेना है, ठीक है। तो निर्णय लेना है तो किस अप्रोच से लेंगे, एनालाइज करना सिखाता है ये सब्जेक्ट आपको, विश्लेषण करना सिखाता है ये सब्जेक्ट आपको, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना, बड़े प्रोस्पेक्टस में देखना चीजों को, ठीक है, गहराई में जाके समझना चीजों को, तार्किक तरीके से, सर्वांगीण तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से, बृहद अप्रोच को लेके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अलग अलग दृष्टिकोण से देख पाना किसी घटनाक्रम को, और फिर उसके बाद फिर अंत में डिसीजन लेना, ठीक है। तो इसलिए भी जरूरी है, इसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता है आगे चल के, ठीक है। जैसे डेकार्ट की बात करें, डेकार्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। डेकार्ट एक फिलोसफर हुए हैं, ठीक है। तो वो गणित से प्रभावित थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, बुद्धिवादी दार्शनिक थे, रेने डेकार्ट, ठीक है। तो रेने डेकार्ट कहते थे कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पद्धति डेवलप की थी, ठीक है। उस पद्धति में कहते थे कि पहले समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, किसी भी समस्या को क्या कर दो, छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, उसके बाद एक एक टुकड़े को पकड़ के उसको सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। और सॉल्व करते समय फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उनकी मेथड है किस किस अप्रोच को अपनाना है। अंततः फिर आगे चल के क्या होगा कि आप बहुत जटिल और बड़े लगने वाले समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट करके एक एक करके तोड़ते हुए आप क्या करोगे, जटिल समस्या का वो आप हल कर दोगे। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, हम क्या करते हैं, हम कोई इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ को देख के अगले स्टेप करते हैं, यहाँ को देख के फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और इस पे हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और हम पाते हैं कि एक बड़ी लगने वाली समस्या अंत में जाके इति सिद्धम या सॉल्व हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है ना। वो भी मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट, ठीक है। तो उन्होंने भी इसी अप्रोच से समझाया, और यही अप्रोच आपको प्रशासन में भी करना होता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंक कैसे है फिलॉसफी का आम जीवन से, प्रशासन से लिंक देखिए। अब प्रशासन में भी क्या करना होता है, यही करना होता है, समस्याओं को टुकड़ों में तोड़िए, एनालाइज करिए, छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्व करते चलिए, और आप पाएंगे कि बड़ी समस्या का हल हो गया। तो ये भी दर्शन की क्या है, उपयोगिता है। ये प्रशासन के क्षेत्र में उपयोगिता हो गई, जीवन के क्षेत्र में उपयोगिता है। योग दर्शन की अगर बात कर ले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है योग, है ना। हमने आयुष मंत्रालय बनाया है, अभी योग के महत्व को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा गया है, और इस पे और भारत सरकार लगातार काम कर रही है ना। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसको सहमति मिली है। योगा डे मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है, 21 जून, है ना, योगा डे मनाया जा रहा है। तो देखिए ये है दर्शन शास्त्र की उपयोगिता, है ना। इस प्रकार से योग दर्शन आपके लिए उपयोगी हो गया। ऐसे ही बात करें गीता दर्शन की, है ना। भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है भगवत गीता, है ना। तो जब आप इतने सारे फिलोसफर को, इतने सारे विचारकों को, सबके विचारों को आप पढ़ेंगे,
समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप किसी नए सिचुएशन में फंसते हैं तो आप वहां पे सोच पाएंगे कि इस सिचुएशन में ये वाला फिलोसफर ऐसे सोचता था, ये ऐसे सोचता था, ठीक है, इसमें ये अप्रोच हो सकता है, इसको आप बड़ा करके सोच सकते हैं, बड़े प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं। तो ये सारी बातें दर्शन शास्त्र को उपयोगी बनाती है, ठीक। अब दर्शन शास्त्र को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है में जो एग्जाम का अप्रोच है ये तो हमने आपको बताया अभी, ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, 5 खंडों में तोड़ेंगे फिलोसफी सब्जेक्ट को। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, भारतीय दर्शन पढ़ेंगे जिसमें 9 दर्शन देखना है हमको बेसिकली, ठीक है। इसके बाद महापुरुषों और चिंतकों के विचारकों को देखेंगे एक एक करके, ब्रीफ में, शॉर्ट में, बहुत डीप में नहीं। जैसे गुरु नानक तो पूरा ग्रंथ है भाई, है ना, लेकिन हमको शॉर्ट में समझना है कि उनका सामाजिक नैतिक चिंतन क्या था, क्योंकि गुरु नानक के सामने केवल सामाजिक नैतिक चिंतन लिखा हुआ है, तो बस उसी रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। गुरु घासीदास तो 7 महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत है, उन पे हमको गौर करना है, ठीक से देखना है, ठीक है। गांधी जी, अब गांधी जी तो पूरी किताब है, ठीक है, बियॉन्ड दी किताब है गांधी जी। तो गांधी जी, अच्छा देखिए, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ना केवल मेंस में बल्कि प्रीलिम्स में भी यहाँ यहीं से आपको प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक से देखेंगे तो गांधी जी पे हर बार आपको प्रश्न मिलेगा, भले वो हिस्ट्री में मिल जाए, फिलोसफी में मिल जाए, हर बार मिलेगा, इस बार भी मिलेगा, आप देखिए हर बार एग्जाम में मिलेगा। इसी में आपको वल्लभाचार्य भी पढ़ना है, और अभी वल्लभाचार्य पे क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीलिम्स में, आपने देखा होगा, है ना, जन्म स्थान चंपारण से ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था अभी प्रीलिम्स में। अम्बेडकर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहां से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर पार्ट 4, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी में जो मेंशन है और जिस टॉपिक में जो बातें मेंशन है केवल उतना पढ़ना है, ठीक है। उससे ज्यादा, जैसे प्लेटो में क्या मेंशन किया गया सिलेबस में, सदगुण, वर्च्यू, है ना, थ्योरी ऑफ वर्च्यू या सदगुण। तो हमको प्लेटो में केवल सदगुण देखने हैं, तो केवल सदगुण में प्लेटो खत्म नहीं हो जाते, प्लेटो बहुत वृहद है, यूपीएससी पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और अगर पर्टिकुलर प्लेटो के ग्रीक फिलोसफी को ही पढ़ने के लिए जाएंगे तो और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल प्लेटो का सदगुण पढ़ेंगे। उससे एक बात और होगी, ठीक है, कि प्लेटो के सदगुण को पढ़ते समय हो सकता है हम उसके किसी पुराने फिलोसफी के कुछ पार्ट को ले लें या आगे वाले कुछ पार्ट को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, उसको एडॉप्ट करना है थोड़ा सा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय, क्योंकि हर एक फिलोसफर वृहद है, बस यहीं पे सब्जेक्ट थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, गूढ़ हो जाता है, जटिल हो जाता है। वहां पे थोड़ा सा जो मैनेज करना सीख गया फिर उसको सब्जेक्ट आसान लगेगा। आपको ये समझना है कि इस व्यक्ति की या पर्टिकुलर एक पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और इस पार्ट को पढ़ने के लिए जो और इनकी चीजें उसका आप हेल्प ले रहे हैं। इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये आपका अप्रोच होना चाहिए, तो फिर आपको थोड़ा सा आसान लगेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। मैं पूरी क्लास लगा रहा हूं बस अप्रोच बताने के लिए, तो इसी अप्रोच से चलेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट ठीक लगेगा, है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दर्शन के बाद हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आगे वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा, ऋत और गीता दर्शन। अब जैसे गीता दर्शन है, गीता दर्शन में क्लियरली 3 बातें मेंशन कर दी गई है आपके सिलेबस में, देखिए ध्यान से, सिलेबस देखिए अगर है आपके पास तो। गीता दर्शन में 3 बातें मेंशन की गई है फिलोसफी ऑफ गीता में। कौन कौन सी? स्थित प्रज्ञ और स्वधर्म और कर्मयोग। तो केवल 3 बातें ही पढ़नी है गीता की, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग। इससे इधर उधर डेविएट नहीं होना है, क्योंकि गीता पूरी किताब है, पूरा ग्रंथ है ना। टारगेट होगा जो बातें क्लियरली मेंशन है उसी अप्रोच में चलना, उससे इधर उधर। स्थित प्रज्ञ तो केवल स्थित प्रज्ञ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ठीक है। किसी को आइडिया है स्थित प्रज्ञ क्या होता है? हर परिस्थिति में एक समान रहना, नहीं ये तो नहीं होता। और एनीवन? देखिए स्थित प्रज्ञ को डिफाइन करते हुए गीता में कहा गया है, दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते। घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आराम से, संस्कृत सुनने में आपको कठिन लग सकता है, बट उसके अर्थों पर जब आप समझेंगे ना तो फिर आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः,
दुख आने पे जिसका मन उद्विग्न न हो, दुखे स्वप्नु द्विग्न मनः सुखेषु विगति स्पृहः। सुख आने पे जो बहुत ज्यादा स्पृहा में ना चला जाए, बहुत उत्साहित ना हो जाए, खुश ना हो जाए, ठीक है। दुखे स्वप्नु उद्विग्न मनः सुखेषु विगति स्पृहः। वीतराग भयः क्रोधः, अनुराग, क्रोध, ठीक है, प्रेम, क्रोध, इससे जिसका मन थोड़ा ऊपर उठ चुका है। वीतराग भय क्रोधः स्थिर धीर मुनि रुच्यते। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है, ठीक है। फिलॉसफी ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे और जिएंगे तो हो सकता है कि आप कभी भी स्थित प्रज्ञता की स्थिति में पहुंच जाए। स्थित प्रज्ञ एक अवस्था है। अब देखिए, ये ऐसी ही जटिल और गंभीर चीजें यहाँ पे आएंगी, लेकिन अब हमको देखना यह है कि अब एग्जाम में स्थित प्रज्ञ क्या है, तो आप केवल इसके अर्थ को लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और आप चाहे तो स्थित प्रज्ञ क्या है इस पर पूरा शोध कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पूरी भगवत गीता इसी पे बेस्ड है। अर्जुन को अंतिम में क्या किया भगवान कृष्ण, ये समझा दिए कि आप स्थित प्रज्ञ हो और कर्म करो, यही तो सार है। अंत में क्या हुआ, अर्जुन जो गांडीव रख दिए थे वो अंत में तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, चलिए आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, है ना। और फिर महाभारत हुआ, पता ही है आपको स्टोरी। तो पूरे गीता का सार क्या था, यही तो था, कर्म करो। बेसिकली निष्काम कर्म की बात करते हैं गीता, है ना। तो गीता के अंतर्गत हमको जब हम जब गीता दर्शन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो बेसिकली तीन ही बातों को पढ़ना है। स्थित प्रज्ञ क्या है, स्वधर्म क्या है, और कर्मयोग क्या है। कर्मयोग भी बस कुछ नहीं, कर्मण्यवाधिकारस्ते एक श्लोक में खत्म हो जाएगा। एग्जाम के हिसाब से तो इतना ही चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करो, फल की इच्छा, लेकिन इसको थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे, एनालाइज करेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से वेद क्या है, वेद आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद हैं, कौन कौन से, ठीक है, 4 वेद हैं। तो वेदों में मूलतः हमारा जो हमारी जो पूरी दर्शन की परंपरा है उसका जो ओरिजिन है, मूल तत्व जो है वो वेदों में ही अंतर्निहित है, ठीक है। लेकिन वेदों में बहुत सर्वांगीण और समग्रता में था, ठीक है। उसमें से केवल तात्विक और गूढ़ बातों को विवेचना करके आगे चल के फिर उपनिषद की रचनाएं की गई, ठीक है। उपनिषद, उप मतलब उपसमित, हाँ, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, ठीक है। और नी मतलब नीचे, सद मतलब बैठना, उप मतलब गुरु के समीप नीचे बैठकर, ठीक है, अध्ययन करना। ये उपनिषद का बेसिक शब्द मीमांसा है। इस तरीके से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जो गूढ़ गंभीर और तात्विक चीजें थी जिनकी विवेचना करना, लोक जीवन में रहते हुए विवेचना करने के बजाय उसको, ठीक है, थोड़ा सा लोक जीवन से हटके, ठीक है, सामान्य जनजीवन से हटके, गुरु आश्रम वाली परंपरा थी उस समय, ठीक है। तो आश्रमों में, आश्रम आमतौर पर वनों में हुआ करते थे, तो ऐसे थोड़े से निर्जन स्थानों पर जाकर गूढ़ गंभीर और तात्विक चीजों को विवेचना करना, उनको अडॉप्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। तात्विक विवेचना, वहां पे उपनिषद का कॉन्सेप्ट उभर के आया। उपनिषदों की संख्या कुल मिला के 108 है, और इन 108 में से 11 और कहीं कहीं पे 13 मिलता है, ठीक है। ये प्रमुख उपनिषद हुए, 11 से 13 को प्रमुख उपनिषद मान लिया गया 108 में से, ठीक है। और इन्हीं पे शंकराचार्य ने अपना भाष्य भी लिखे इन्हीं उपनिषदों पे। फिर आगे चल के आपने प्रस्थान त्रयी शब्द सुना होगा, जिसमें बेसिकली क्या क्या होते हैं, कौन कौन से 3 बातें शामिल होती है, सुना है प्रस्थान त्रयी? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, है ना। तो इसी उपनिषद को, ठीक है, इसी उपनिषद में एक उपनिषदों की संख्या कितनी टोटल, 108, ठीक है। इतनी संख्या वाली उपनिषद को थोड़ा सा जब समराइज किया गया तो ब्रह्मसूत्र बना। ब्रह्मसूत्र थोड़ा सा समरी है, उसमें सूत्र फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे आप लोग कोई बड़ा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कठिन सब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया मान लीजिए संविधान का, ठीक है। उसके बाद उसको समराइज करके अपना सिनॉप्सिस बनाते हैं। सिनॉप्सिस में आप क्या करते हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा काम की उसको आपने नोट कर लिया, उन्हीं चीजों को रिकॉल करेंगे तो बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। तो वैसे ही क्या किया गया, सूत्र फॉर्म में बहुत जो ज्यादा काम की चीजें हैं उनको ब्रह्म सूत्र में क्या किया गया, उपनिषदों से कन्वर्ट किया गया, ठीक है। फिर आगे चल के
जैसे श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने सभी उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ था अपने गुरु परंपरा से, ठीक है, ब्रह्मसूत्र को समझा था उन्होंने अपने गुरु परंपरा से। तो आगे चल के उन्होंने भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट दिया, भगवत गीता में सभी उपनिषदों का सार नहीं थे, है ना, सभी उपनिषदों का क्या नहीं थे, सार नहीं थे। कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थोवत सुधी भोक्ता गीता अमृतम महत, है ना। सभी उपनिषदों को अगर गाय मान लिया जाए, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, तो गाय के दूध का दोहन करने वाले अगर भगवान कृष्ण है ना, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थोवत सुधी भोक्ता, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन अगर उसको उपभोग करने वाला है, बछड़ा है समझ लीजिए, ठीक है, तो गीता अमृतम महत, ठीक है, इस प्रकार से वो गीता का अमृत है। अर्थात सभी उपनिषदों को उसमें क्या नहीं थे, सार नहीं थे, ठीक है। तो गीता दर्शन के अंतर्गत 3 बातों को समझेंगे, स्थित प्रज्ञ, कर्मयोग और स्वधर्म, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ब्रह्म और आत्मा का कॉन्सेप्ट। तो यहां से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होगा, फिर हम भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, महापुरुषों के विचार, फिर पाश्चात्य दर्शन, और फिर आगे चल के धर्म दर्शन और नीति मीमांसा, एथिक्स वाला पार्ट आपका, वहां पर चलेंगे। क्लियर है अप्रोच सभी को? इसी अप्रोच से हम सिस्टमैटिक अप्रोच से फिर अगली क्लास में शुरुआत करने जाएंगे, इसी पार्ट से, इंट्रोडक्शन से। आज तो मैंने केवल भाषणबाजी की है, समझ लीजिए, ठीक है। आपको अप्रोच समझाना आज की क्लास का मुख्य मोटो था कि अप्रोच क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, ठीक है। फिर आगे की क्लास में हम 4 बातें अपनाएंगे पढ़ने के लिए। पहला ये कि मैं ब्रीफ में पहले थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा, समझाऊंगा कॉन्सेप्ट जिसको बोला जा सकता है, कि इसका एसेंस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। फिर उस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने के बाद मैं आपको सार लिखाने का प्रयास करूंगा ब्रीफ में, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको सार लिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको उस पे उसी दिन अगर करने तो और बेहतर होगा, घर जाके उस पे आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और लिख के आंसर प्रैक्टिस करेंगे, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए देखेंगे कि उस पार्ट से पिछले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, क्या वो प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या इस सेगमेंट में कोई ऐसा प्रश्न है जो मुझसे नहीं बन रहे, जो अभी तक पूछा गया है, और नए प्रश्न क्या बन सकते हैं, ये आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है चौथे स्टेप में, यही स्टेप आप फॉलो करेंगे फिलोसफी सब्जेक्ट में। इवन फिलोसफी के लगभग सारे सब्जेक्ट में आपको इसी अप्रोच से चलना होता है मेंस में। एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक टॉपिक को पढ़ते समय इतनी गहराई में नहीं चले जाएंगे कि विषयांतर हो जाए। आपको सिलेबस को की है, आप जो भी कॉपी बनाने वाले हैं फिलोसफी के लिए, उसके पहले पेज में सिलेबस नोट कर लेंगे सभी लोग, और सिलेबस को थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे, सिलेबस को इसी 5 पार्ट में ब्रेक करके नोट कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए टास्क है सभी के लिए, कल आप लोग आएंगे तो सिलेबस को क्या करेंगे, नोट करेंगे, इसी जिस अप्रोच में हमने बात की इसी अप्रोच में सिलेबस को नोट करना है, इसी और सीक्वेंस को ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस दिया गया है सिलेबस में उसी सीक्वेंस में नोट करेंगे, बस 5 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।